हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकंड में आज हम जूलॉजी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें कि आज हम फिजियोलॉजी से संबंधित, कारिकी से संबंधित एक्सरसाइज करेंगे। आपको ये जो एक्सरसाइज होंगी फिजियोलॉजी की, ये प्रैक्टिकल रजिस्टर में नोट करनी है। फाइल में आपको स्पेसिमेन और ये एक्सरसाइज आपको रजिस्टर में नोट करनी है और पीडीएफ फॉर्म में आपको ये पॉइंट्स उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसी के अनुसार आपको ये नोट डाउन करनी है। एक्सरसाइज क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और आप इसको समझ लीजिए। जब भी हम प्रैक्टिकली क्लास में प्रेजेंट होंगे, हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे इस एक्सरसाइज को। आज की जो अपनी एक्सरसाइज है वह है आरबीसी काउंट, अर्थात रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की गणना करना। इसके लिए हम सामान्यतः किसी भी पैथोलॉजी लैब से या कभी कभी हम स्वयं का रुधिर भी ले लेते हैं और उसमें आरबीसी की गणना करते हैं। तो जब हम आरबीसी की गणना करते हैं, इसके लिए जो हम एपरेटस या उपकरण काम में लेते हैं उसे हम हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है। हीमो का अर्थ होता है ब्लड, साइटो सेल्स, मीटर गणना करने वाला, अर्थात रुधिर में उपस्थित जो कोशिकाएं हैं या कणिकाएं हैं उनकी गणना करना। इस एक्सरसाइज में हम डब्ल्यूबीसी आरबीसी दोनों का ही गणना करते हैं, पर दोनों ही जो कणिकाएं और कोशिकाएं हैं उनका हम गणना अलग अलग करते हैं। आज की अपनी जो एक्सरसाइज है वो स्पेसिफिकली आरबीसी के लिए है। तो जब भी हम कोई प्रैक्टिकल करेंगे, सबसे पहले हमें उसका उद्देश्य स्पष्ट करना होगा कि हम ये प्रैक्टिकल क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम आरबीसी का गणना कर रहे हैं, उनकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। तो आरबीसी क्या है सर्वप्रथम उसके बारे में हम लिखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है आरबीसी क्या होती है, हमारे रुधिर में पाई जाने वाली राउंड शेप कणिकाएं होती हैं। हम इन्हें सेल्स नहीं कहते क्योंकि ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, इनमें केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। तो ये एक संपूर्ण कोशिका या वास्तविक कोशिका नहीं होती और इनका जो मुख्य कार्य होता है वह होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, अर्थात श्वसन जो सतह होती है वहाँ से कोशिकाओं को ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और वहाँ से वाइस वर्सा कार्बन डाइऑक्साइड को बाह्य सतह तक लेकर आना। और इस कार्य में आरबीसी में उपस्थित एक विशिष्ट जो वर्णक होता है, जिसे हम श्वसन वर्णक कहते हैं, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस हीमोग्लोबिन आयरन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण ही ये कणिकाएं लाल रंग की होती हैं। और जनरली इनका अगर हम डायमीटर देखें, साइज़ देखें, तो ये 7.2 से 7.4 माइक्रॉन्स की होती हैं। और ऑन एन एवरेज औसतन इनका जो लाइफ स्पैन होता है 100 से 120 दिन होता है और इनका निर्माण पुनः होता रहता है। और शरीर के जिन भागों में इनका निर्माण होता है वो स्पेसिफिकली होती हैं बोन मैरो। जो जितनी भी हमारी लार्ज या लॉन्ग बोन्स हैं उनकी बोन मैरो, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। एरिथ्रो जो शब्द है वो इरिथ्रोसाइट से आरबीसी के लिए काम में लिया जाता है और पोइसिस का अर्थ होता है निर्माण करना। तो रेड बोन मैरो में इनका निर्माण होता रहता है। एक बात आपको यहाँ पर और नोट करवा दें कि इरिथ्रोपोइसिस के समय आरबीसी में केंद्रक होता है, उस समय ये कोशिका कहलाती है। परंतु अस्थि मज्जा से सर्कुलेशन या परिसंचरण में आने पर वह केंद्रक विलुप्त हो जाता है, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन कैरी कर सकें और अधिक से अधिक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो परिसंचरण में आने पर हम आरबीसी को कार्पसल या कणिकाएं कहने लग जाते हैं। तो ये सामान्य बातें थी आरबीसी के लिए। इसके पश्चात हम देखेंगे कि हीमोसाइटोमीटर किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। तो यहाँ पर हम जब हीमोसाइटोमीटर उपयोग में लेते हैं, इसकी जो मुख्य पार्ट्स होते हैं एपरेटस के, उनमें स्पेसिफिकली आती है एक तो न्यूबॉर्स चैम्बर।
ये न्यूबॉर चैम्बर में छोटे छोटे कोष्ठ बने होते हैं जो दोनों ही WBC और RBC की पृथक गणना के लिए होते हैं, जिन्हें हम काउंटिंग चैम्बर्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक पिपेट होती है जिसमें कि हम ब्लड को लेंगे, परंतु उस ब्लड को हमें पहले जो होगा डाइल्यूट करना होगा, और डाइल्यूट के साथ साथ एंटीकोएगुलेंट भी होता है जिससे कि पिपेट में रुधिर का थक्का ना बन जाए। और इसके लिए हम हाइम्स का जो सॉल्यूशन है, विलियन है, वह काम में लेते हैं, क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स के आइसोटोनिक अर्थात समपरासारी होता है। तो जो RBC हैं उनकी साइज़ में, शेप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। तो सामान्यतः जब हम काम में लेते हैं तो हम हाइम सॉल्यूशन लेते हैं एज अ डाइल्यूटिंग फ्लूइड, तनुकारी विलियन के रूप में। अब इस हाइम सॉल्यूशन, इसके अतिरिक्त कुछ और भी डाइल्यूटिंग फ्लूइड होते हैं, पर सामान्यतः BSc की कक्षाओं में जब हम RBC काउंट का प्रैक्टिकल करते हैं, हम हाइम्स का सॉल्यूशन लेते हैं। और हाइम सॉल्यूशन में जो कॉम्पोजिशन होता है वह होता है मर्क्यूरी क्लोराइड 0.25 ग्राम्स। ये भी बच्चों अपने को याद करना होता है, वाइवा में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि हाइम्स का कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो मर्क्यूरी क्लोराइड 0.25 ग्राम्स, सोडियम सल्फेट 2.5 ग्राम्स, सोडियम क्लोराइड 0.5 ग्राम्स। और इस क्वांटिटी में इन तीनों पदार्थों को 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स कर लिया जाता है, और इस तरह से ये डाइल्यूटिंग फ्लूइड तैयार हो जाता है। अब सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है न्यूबॉर चैम्बर या न्यूबॉर काउंटिंग स्लाइड। ये स्लाइड आप देख सकते हैं, इसमें ये H शेप ग्रूव बनी हुई है, और इस H शेप में दोनों ही और काउंटिंग चैम्बर बने होते हैं। ये काउंटिंग चैम्बर इस प्रकार से होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊं, इस तरह से ये काउंटिंग चैम्बर्स होते हैं। आप देख सकते हैं कि जो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स में होते हैं WBC चैम्बर्स, तथा मध्य में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं RBC चैम्बर, जो कि 25 होते हैं। और प्रत्येक जो एक स्क्वायर होता है वो पुनः 16 छोटे स्क्वायर्स में बटा होता है, अर्थात कुल जो RBC काउंट करने के लिए होते हैं वो 25 × 16 25 × 16 होते हैं, जिनमें कि RBC के चैम्बर्स होते हैं। आगे जब गणना करेंगे तो आपको स्पष्ट किया जाएगा कि हमें कौन सी RBC को काउंट करना है और किसे नहीं। वे RBCs जो कि चैम्बर के पूर्णतया अंदर होती हैं उन्हें हम काउंट करेंगे, और जो लाइंस पर होती, जैसे ये कोशिकाएं हैं, ये RBC हैं, कणिकाएं, ये काउंट होंगी। और जो लाइन पर हैं ये काउंट नहीं होती हैं। अगर जो चैम्बर के पूरी तरह से अंदर आ रही हैं वो काउंटिंग में आ जाती हैं, और जो चैम्बर के बाहर होती हैं उन्हें हम काउंटिंग में नहीं लेते हैं। ये क्योंकि ध्यान रखने वाली बातें होती हैं जब हम काउंटिंग करेंगे। तो इस प्रकार आपको बताया कि जो कॉर्नर्स पर होती हैं ये होते हैं WBC काउंट, यहाँ पे W से आपको स्पष्ट किया गया है। और जो सेंटर में है 25 × 16, ये चैम्बर्स होते हैं RBC के लिए। लेकिन अब ये बहुत मुश्किल होगा कि हम इतने चैम्बर्स में कैसे काउंट करेंगे RBC को। तो हम रैंडम काउंटिंग करते हैं, अर्थात प्रत्येक कोश में काउंटिंग न करके हम रैंडमली 4 कॉर्नर और एक मध्य का ले लेते हैं, अर्थात 25 में से हम कोई 5 चैम्बर लेके, और उन 5 में पुनः 16 बटे हुए हैं। तो इस तरह से 80 छोटे स्क्वायर्स में हम RBC को काउंट करते हैं। अब किस प्रकार से हम काउंटिंग करेंगे, जो प्रोसेस हम काम में लेते हैं हम इसे माइक्रो डाइल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। और इसके लिए हम जो पिपेट लेते हैं काम में, जैसे कि आपको हीमोसाइटोमीटर में क्या क्या उपकरण है ये आपको बताया था कि हम एक ब्लड सैंपल लेंगे, और ब्लड सैंपल के अलावा हम
उसके पश्चात उसका डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे जो कि एक आइसोटोनिक फ्लूइड होगा। संपरासारी कॉटन या गॉज पीस लेंगे, आरबीसी पिपेट लेंगे और न्यूबॉर स्लाइड या चैम्बर आपको बता दिया। इसमें एक स्पेसिफिक अलग से ही कवर स्लिप आती है जो कि 0.1 mm थिकनेस की होती है और अन्य जो कवर स्लिप हम सामान्यतः लैब में काम में लेते हैं उनकी अपेक्षा बड़ी होती है और माइक्रोस्कोप। अब सबसे पहले हम पिपेट की संरचना देखते हैं। हमने न्यूबॉर चैम्बर देख लिया, हाइम्स का कॉम्पोजिशन देख लिया। नेक्स्ट हम आते हैं कि पिपेट में किस तरह से हम ब्लड को लेंगे और डाइल्यूशन होगा। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये आरबीसी पिपेट होती है। आप इन मार्किंग्स को ध्यान से देखना। ये 0.5 मार्किंग है, यहाँ तक हम ब्लड को लेते हैं, ब्लड को सक करते हैं या फिर थंब लगा के, क्योंकि कैपिलरी एक्शन से यहाँ तक ब्लड अपने आप आ जाता है। ये माइक्रो डाइल्यूशन प्रोसेस होती है जिसमें कि हम मुंह से सक करते हैं। आजकल मैक्रो डाइल्यूशन प्रोसेस लैब्स में ज़्यादातर काम में ली जाती है ताकि अननेसेसरी किसी भी प्रकार से कोई इन्फेक्टेड ब्लड मुंह में ना चला जाए। अब 0.5 तक हमने क्या लिया है बच्चों, ब्लड ले लिया। अब हम इसका डाइल्यूशन करेंगे। पिपेट में एक बल्ब होता है जिसमें कि रेड बीड या मोती होती है, क्योंकि हीमोसाइटोपीटर में आपको 2 पिपेट्स दिखाई देंगी जिसमें एक में तो रेड बीड या लाल मोती होती है और एक में सफ़ेद मोती। जिसमें लाल मोती है वह आरबीसी के लिए होगा और जिसमें सफ़ेद मोती होता है वो डब्ल्यूबीसी के लिए। और दूसरी पहचान क्या होती है, यहाँ पर जो डाइल्यूशन है वो 101 पॉइंट तक हो रहा है। हमने 0.5 तक लिया है रुधिर और हाइम्स का सॉल्यूशन हम लेंगे 101, अर्थात 0.5 को हमने डाइल्यूट किया है 101 मार्किंग तक। यह हो जाता है 200 टाइम्स डाइल्यूट, अर्थात जो रुधिर हमने लिया हमने उसको लगभग नहीं, एग्जैक्ट हमने उसको 200 गुणा तक हमने उसको क्या कर लिया है, डाइल्यूट कर लिया है। ये रेशो यहाँ पे आपको शो कर रखा है कि हम इसको 1:200 के रेशो में हमने इसको डाइल्यूट कर लिया। अब हम पिपेट के जो दोनों एंड्स हैं वहाँ पर फिंगर टिप लगाकर प्रॉपरली इसको मिक्सिंग करेंगे, हथेली के बीच में रख के बल्ब को, और इसको अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग के पश्चात हम ड्रॉपर से जो पिपेट का सकिंग पॉइंट होगा वहाँ से थंब हटाकर 1-2 ड्रॉप वेस्ट जाने देंगे, क्योंकि यहाँ पर सपोज़ प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुई है तो हम 1-2 ड्रॉप वेस्ट जाने के पश्चात अब हम न्यूबॉर स्लाइड पर यहाँ पिपेट को टच करके जो एच बना हुआ है यहाँ पिपेट को टच करके 1 या 2 बूंद यहाँ पर हम डाल देंगे। आप चाहें तो दोनों साइड हम 1-2 ड्रॉप्स डाल सकते हैं और उसके पश्चात 45 से 30 डिग्री एंगल पे फॉरसेप्स से पकड़कर यहाँ पर कवर स्लिप, ये ऊपर कवर स्लिप आप देख रहे हैं, ये लगा देंगे। कवर स्लिप लगाते टाइम हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन ध्यान में रखना होगा वह यह होता है कि एयर बबल्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है बच्चों, जब काउंटिंग के लिए बैठते हो तो एयर बबल्स को भी सेल समझ के आप लोग काउंट कर लेते हो। तो वो गलती नहीं करने के कारण, अवॉइड करने के लिए यहाँ पर सबसे जो प्रिकॉशनरी स्टेप होता है वो होता है कवर स्लिप को बहुत सावधानी से हमें लगभग 45 से 30 डिग्री एंगल पर रखकर उसको कवर करना होता है। अब इसको हम 3 से 5 मिनट तक सेट होने देते हैं ताकि जो अंदर आरबीसी है या फ्लूइड जो है वो फ्लो करना बंद कर दे। और उसके पश्चात हम सबसे पहले तो जो चैम्बर्स हैं उनको 10x पर, यानी कि माइक्रोस्कोप की जो ऑब्जेक्टिव लेंस है 10 पावर पर उसको सेट करने के पश्चात अब काउंटिंग के लिए हम उसे 40 टाइम ऑब्जेक्टिव जो होगा 40x जो होगा वहाँ पर सेट करके और बिल्कुल फोकस करेंगे हम पहले एक कॉर्नर चैम्बर को, फिर चारों कॉर्नर चैम्बर्स को और फिर मध्य के चैम्बर को। इस तरह से हम अपनी 5 रीडिंग नोट कर लेंगे।
अब हम काउंट कैसे करेंगे या कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल आरबीसी काउंट का नंबर ऑफ जो आरबीसी हमने काउंट किए हैं, अर्थात जो 5 हमने रीडिंग्स ली हैं, इनटू डाइल्यूशन अपॉन एरिया। डाइल्यूशन हमने 200 टाइम्स किया है और एरिया हमने क्या किया है, टोटल 25 जो चैम्बर्स हैं उनमें से हमने 5 लिए, अर्थात 1/5। और डेप्थ आपको बताई थी कि जो ग्रूव बनी हुई है कवर स्लिप उसके ऊपर रखेंगे तो जो गैप या जो ब्लड फिल्म बनी है वो 0.1 mm की होती है। अब क्योंकि ये 3 साइड से हो गई है तो 0.1 mm³। तो जो सिंपल फॉर्मूला बनता है n इंटू 10,000 पर mm³ ऑफ ब्लड फिल्म जो है उसमें यह आएगी n अपना नंबर ऑफ काउंट होगा। तो इस तरह से आप ये अपना काउंट कर सकते हैं। जनरल जो होती हैं नॉर्मल वैल्यूज़ जो होती हैं मेल में सामान्यतः 4.8 से 5.5 मिलियन पर mm³ अर्थात 48 से 55 लाख के करीब, और फीमेल्स में 45 से 50 लाख या 4.5 से 5 मिलियन पर mm³ होती हैं। तो ये अपनी गणना हो जाती है। इसके पश्चात प्रिकॉशंस, जैसे कि अभी आपको एक्सप्लेन करते टाइम मैंने बताया कि जो न्यूबॉर्न स्लाइड है उसको सबसे पहले जो अपना फ़िल्टर पेपर है उससे प्रॉपरली क्लीन कर लेना चाहिए, साफ़ कर लेना चाहिए, उस पर कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए, फाइबर्स नहीं रहने चाहिए, कवर स्लिप को सावधानी पूर्वक रखना है। अगर हम माइक्रो डाइल्यूशन प्रोसेस से सक कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से बल्ब तक आने के बाद 101 के बाद धीरे धीरे उसे सक करना है ताकि मुंह में ना आ जाए फ्लूइड। और दूसरा कि ब्लड को 0.5 तक आते ही जल्दी से उसे डाइल्यूटिंग फ्लूइड में लेके जाना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत बार क्या होता है हमारी पिपेट्स भी ब्लॉक हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये प्रिकॉशंस रखते हुए हमें अपनी रीडिंग्स लेनी होती हैं। अब मैं आपको एक और इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ कि जितना भी रिटर्न वर्क होगा वो लाइनिंग पेज पे करेंगे, और प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितने भी डायग्राम्स हैं वो भले ही पिपेट का डायग्राम हो, न्यूबॉर्न स्लाइड हो, चैम्बर्स हो, या इस तरह से काउंटिंग चैम्बर्स और न्यूबॉर्न स्लाइड, ये सब आपको प्लेन पेपर की साइड पे बनाना है और इनको अच्छे से लेबल भी करना है। आप ये जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है कॉपी कर लेना, और जो काउंट है या कैलकुलेशन है सिर्फ वो रीडिंग के लिए छोड़ देना। हम जब भी क्लास में आएंगे रीडिंग नोट करके और अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।